दी। तो नमस्कार जी, गणी खमासा। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि लेबस असिस्टेंट वगैरह हो गए या अदर्स जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे हैं वो है आपके भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो आज हम जिसकी शुरुआत करने वाले हैं वो है आपके भारत का भूगोल। क्या है? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो जो आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा भारत का सामान्य परिचय। क्या होगा? भारत का सामान्य परिचय। जो आज हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या होगा? भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की विश्व में क्या स्थिति है, एशिया महाद्वीप में क्या स्थिति है, साइज ऑफ इंडिया देखेंगे, भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार भी देखेंगे, आपके स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, वो सब अपन देखेंगे। प्रमुख 28 राज्य कौन से हैं वो अपन इसमें सारी बात डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। आपका पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। पहले हम देख लेते हैं कि भारत की विश्व में स्थिति क्या है। भारत की विश्व में स्थिति क्या है? अगर विश्व में अगर स्थिति देखें भारत की, तो ये आपकी कौन सी है? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ये कौन सी है आपके? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ये जो है आपके है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। इस 0 डिग्री के क्या है कि भारत ये है आपके विश्व के दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इक्वेटर लाइन के भारत कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर आपके 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, ये आपके है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ये आपके देशांत रेखा है। जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ये लगभग विश्व के दो भागों में बांटती है। इस वाला भाग कौन सा है? पूर्वी भाग, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। इस वाला भाग है वो कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के भारत किस दिशा में है? वो है आपके कौन से हैं? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से हैं? पूर्वी गोलार्ध में। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत विश्व में कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो आपके अगर गोलार्ध का है, अगर पूछ ले कि कौन से अक्षांश से 0 विषुवत रेखा का पूछ ले तो उत्तरी गोलार्ध आएगा, और ग्रीनविच रेखा का पूछे तो आपके कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध आएगा। और ऐसे पूछ ले कि कौन से गोलार्ध में स्थित हैं तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आपके स्थित है। अगला है भारत की जो आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की जो आकृति कैसी है? कोई पूछ ले। ये आपके एशिया जो महाद्वीप है उसके कौन से हैं? एशिया जो महाद्वीप है उसके दक्षिणी हिस्से में स्थित है। जो आपके एशिया है ये आपके पूरा भारत है ना। जो एशिया महाद्वीप है उसमें क्या है कि भारत की स्थिति यानी एशिया के दक्षिण में स्थित है। अगली है जो हम बात करेंगे, ये आपका इंडिया का मैप है। आपको इंडिया का मैप हो, चाहे विश्व का हो, चाहे आपको स्टेट यानी राज्य, इस राजस्थान का भी हो, तो आपको जब भी आप ज्योग्राफी पढ़े तो आपको मैप है ना अच्छी तरीके से आना चाहिए, ताकि आप पढ़ने में क्या होगी आसान तरीका हो। आप मैप से क्या है कि अगर जिसको मैप आता है ना उसके लिए ज्योग्राफी चुटकियों का खेल है, एकदम चुटकियों का खेल है। तो ये आपके इंडिया का मैप है। ये आपके इंडिया का मैप देखें तो आपके क्या है कि इंडिया में कितने राज्य हैं? आपके 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य। और कितने हैं आपके? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसमें देखें आपके जो ये उत्तर प्रदेश है, ये जो आपके उत्तर प्रदेश है, ये एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है।
जो आपके उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। अगर कोई पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो कौन सा आपके राजस्थान, कौन सा है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो है आपके गोवा, कौन सा है गोवा, कौन सा है गोवा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, अगर कोई पूछ ले बड़ा राज्य तो वो है आपके राजस्थान, और अगर पूछ ले कोई आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो है आपके गोवा, कौन सा है छोटा राज्य, वो है आपके गोवा, कौन सा है गोवा। तो ये है बड़ा तो राजस्थान है, छोटा आपके कौन सा है गोवा है। और कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, इधर ही लिख लेते हैं आपके कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगती है, सर्वाधिक राज्यों से क्या लिखती है आपके सीमा, राज्यों से क्या लगती है सीमा, वो कौन सा राज्य है, वो है आपके यूपी। उत्तर प्रदेश है, इसकी आपके देखो सीमा किन किन राज्यों से लगती है, इधर से आपके देखो उत्तराखंड हो गया, उधर से थोड़ी सी हिमालय से भी आपके टच करिए, इधर आपके हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, फिर राजस्थान है, इधर से आपके मध्य प्रदेश है, इधर से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, इधर से नेपाल के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 राज्यों की इसकी क्या लगती है आपके सीमा लगती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं, ये आपका मैप के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। अब चलते हैं अपन के केंद्र शासित प्रदेशों पे। कहाँ पे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों पे। ये आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य, क्योंकि अपन बाकी जो राज्य है वो याद करने में क्या होते हैं आपके आसान होते हैं, लेकिन जो ये राज्य है ना नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, इन को क्या है कि याद करने में थोड़ी मुश्किलात आती हैं और इनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपके नमामि, नमामि न यानी नागालैंड है, मा यानी मणिपुर है, मी यानी मिजोरम है, नमामि। आपको देखो इस अपन को क्या है कि इनको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश है, असम, मेघालय, ये तो याद करने में इजी है, लेकिन इनके हम अपन सीक्वेंस भूल जाते हैं, तो इसकी ये आपके शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, नमामि। चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश पे। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश। चलते हैं, अगला है वो कौन से हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, आपके चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद में आपका कौन सा है, दमन दीव दादर नगर हवेली, इनको क्या कि मर्ज कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ देखें तो लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपके प्रमुख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर कोई पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, कोई आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपके लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख क्षेत्र है सबसे बड़ा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, वो है आपके लद्दाख है। अब अपन चलते हैं पुडुचेरी की तरफ। थोड़ा पुडुचेरी के बारे में देख लेते हैं, शायद आपके मैप भी होगा पुडुचेरी का। एक मिनट, पुडुचेरी का मैप नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है कि पुडुचेरी है ना एक जगह नहीं है, इसका एक जिला तो यहाँ पड़ता है यनम, जो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आपके है यहाँ पे पुडुचेरी है, और यहाँ पे एक और इसी के पास है, वो कौन सा है, कराईकल। कौन सा है, कराईकल। कौन सा है, कराईकल है। यहाँ अगर देखें कहाँ पे, केरला में, यहीं पे केरला में कौन सा जिला स्थित है, वो कौन सा आपके माहे जिला, माहे जिला है।
तो आपका जो पुडुचेरी है वो कितने राज्यों में, एक तो आंध्र प्रदेश में, थोड़े 2 जिले इसके तमिलनाडु में, और लास्ट वाला है जो वो कहाँ पे है आपके केरल में स्थित है, वो कौन सा है, माहे जिला। ये आपके वो आ गया कि अब चलते हैं हम स्लाइड पे, अपन लिख लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे हम, अपन लिख लेते हैं भारत की स्थिति। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले भारत की स्थिति, मैं आपको साथ में प्रॉपर नोट्स बनवाते चलूंगी, आपको मैं पहले समझा दूंगी, फिर उसके बाद में अपन नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो और आप नोट्स भी बना सके प्रॉपर। ठीक है, साथ के साथ आप बनाते चलना। तो आपको ध्यान रखना है भारत की स्थिति। तो अगर कोई पूछ ले विश्व में भारत की स्थिति कैसे है विश्व में, तो अगर कोई पूछ ले विश्व में कैसी स्थिति है, विश्व में कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा, लेकिन आपको पता है ज्योग्राफी है वो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको मैप अगर ढंग से कर लो ना तो बहुत इंटरेस्ट आता है ज्योग्राफी में पढ़ने में। ऐसे ऐसे फैक्ट होते हैं जो आप कभी भूलते भी नहीं हो। तो अपन को ना एकदम ज्योग्राफी को आसान बनाना है, प्रेशर लेके तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। देखो प्रेशर तो नहीं बनाना, प्रेशर लो उस टाइम मैं आपको बोलूँगी, एक ही बात सजेस्ट करूँगी, क्लास छोड़ दो। जब भी प्रेशर हो क्लास छोड़ दो, 5-10 मिनट बाहर घूम के आओ, फिर वापस क्लास लो, तो आप आराम से फ्री माइंड से होके पढ़ाई करोगे। फिर अगर पूछे एशिया में इसकी स्थिति, एशिया में कौन सी दिशा में स्थित है, तो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, एशिया के दक्षिण दिशा में। ठीक है, दक्षिण दिशा में स्थित है, एशिया के आपके दक्षिण दिशा में स्थित है। फिर अगर कोई पूछ ले कि भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति कैसी है, वो आपके चतुष्कोणीय है। कोई पूछ ले आपसे भारत की आकृति, कोई पूछ ले भारत की आकृति, तो भारत की जो आकृति है वो कैसी है आपके चतुष्कोणीय। कैसी है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। भारत की जो आकृति है वो आपके है चतुष्कोणीय। ठीक है, और राज्यों के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। आपके 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य कौन से, उनके नाम क्या है, वो आपको सिंपल बात है, नॉर्मली ये बात आपको सबको पता है। ठीक है, चलते हैं अगली बात पे। अपन देखेंगे अब है हम भारत की क्या है आकृति, यानी साइज ऑफ आकार, यानी साइज ऑफ इंडिया। अब क्या देखेंगे हम, भारत का आकार, भारत का आकार। आकार का मतलब मोटापे से नहीं होता है कोई किसी का इंसान का तो ह्यूमन बीइंग का पूछ ले आकार कैसा हो तो वो पतला है मोटा है, वैसे नहीं है। इंडिया का जो आकार है वो आपके 2 स्तर पे देखा जाएगा, एक तो आपके जनसंख्या के आधार पर, दूसरा आपके क्षेत्रफल के आधार पर। जो पहले हम क्या देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पे। किसके आधार पर देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर। वो दूसरा देखेंगे अपन जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको एक नंबर याद रखना है 3287,263।
कौन से नंबर याद रखने हैं? 32, 87, 263। तो भारत का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर कोई पूछ ले भारत का क्षेत्रफल तो वो है आपके 32, 87, 263। अगर कोई क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना है? 32, 87, 263। अगर शॉर्ट में लिखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किमी। और अगर आपसे कोई मिलियन में पूछ ले, कोई आपसे मिलियन में पूछ ले, ये तो आपके लाख में है, अगर मिलियन में पूछ ले तो 32.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपके हैं मिलियन में। तो भारत में विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्र क्या है? भारत के पास है। भारत का विश्व का कितना क्षेत्र भारत के पास है? 2.4%। कितना है? 2.4% आपका यहाँ क्षेत्र देखने को मिलता है। तो आपके विश्व का 2.4% भाग देखने को मिलता है। और अगर कोई पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, वो है आपका 7वां स्थान। कौन सा है? 7वां स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। उससे पहले आपके 6 देश हैं, उनके लिए आपके शॉर्ट ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। कौन सा है? रुक चीन अब आया भारत। तो उसके लिए ट्रिक कौन सी है? कोई ट्रिक पूछ ले आपसे इससे की तो वो है रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, ये इसके आपके शॉर्ट ट्रिक है। अपन जनसंख्या अलग से देख लेंगे। इस शॉर्ट ट्रिक में अगर हम बात करें, अगर कोई पूछ ले आपसे रुक का मतलब है, रुक का मतलब है आपके रूस। इसका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है आपके रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके रूस के कनाडा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अपन? तो कनाडा जाएंगे। किधर जाएंगे? कनाडा। फिर आपके चीन। देखो कभी कभी क्या होता है कि आप मान लो सर्च कर लेते हो गूगल पे, कभी कभी आप गूगल पे सर्च कर लेते हो, तो कभी आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान या तो यूएसए का बताएगा या फिर कभी कभी आपके किसको बताएगा? चाइना का। तो अपन यहाँ पे किसको मानेंगे? देखो किसी भी देश की अगर कोस्टल जो लाइन होती है, अगर टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, कोस्टल लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसका मतलब उस क्षेत्र का, उसकी जो सीमा की लंबाई क्या होती है? अधिक है। अगर किसी क्षेत्र के मतलब तटीय सीमा है, उसकी जो सीधी रेखा बनती है, मतलब वहाँ की लंबाई क्या होती है? आपके कम देखने को मिलती है। तो आपके जो यूएसए की जो कोस्टल लाइन है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी क्या होती है? लंबाई भी अधिक है। तो अपन तीसरे नंबर पर किसको मानेंगे? तीसरे नंबर किसको मानेंगे? यूएसए को। ठीक है, ठीक है। फिर 4 नंबर किसको मानेंगे? चीन को। चीन। फिर आप 5 नंबर अगर आपसे कोई पूछ ले, 5 नंबर आपके ब्राजील, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया। 5 नंबर है आपके ब्राजील और 6 नंबर है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर तो देखो आपकन का भारत है ही है, लेकिन कभी कभी आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे सकता है
विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां देश कौन सा है? अगर कभी आ भी सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां देश कौन सा है, वो कौन सा? आपके अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। तो हमें ना जो एग्जामिनर है ना, उसकी जो नज़र है ना, जो उसका दिमाग चलता है, उसको चारों मेर से घेर लेना है, ताकि हम भी उसको कोई ऑप्शन ना दे। वो भाई आप क्वेश्चन दो, हम करने को तैयार, बस ऐसे प्रिपेयर हो ताकि आसानी से पढ़ाई हो सके और अपन एग्ज़ाम भी अच्छे से पास कर सके। ठीक है, मैं एक बार है ना यहाँ से कुछ मिटा रही हूँ। ये वाला पार्ट है, मैं है ना इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इतनी चीज़ें हैं, आपको दिख तो रही है ना। तो अब हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या। क्या पढ़ेंगे अपन? इंडिया की जनसंख्या। वो अगली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। थोड़ा कागज़ लेने में मैं ही कंजूसी कर रही हूँ। रुक चीन, अब आया भारत। ठीक है, देखो एक बार मैं ऐसे स्लाइड जूम कर देती हूँ ताकि अगर आपको ना दिखे ना तो ये देख लेना। ठीक है, तो ये है आपका भारत का आकार। अब क्षेत्रफल के आधार पर देख लिया, अब देखेंगे हम जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या में तो इंडिया के जो बात है ना वो लाजवाब ही है, बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, और में तो आगे हो ना हो जनसंख्या में तो होंगे ही। अब देखेंगे इंडिया की जनसंख्या। क्या देखेंगे? जनसंख्या। क्या देखेंगे? आपके जनसंख्या। अब क्या देखेंगे हम? जनसंख्या। अगर भारत की जनसंख्या है, लास्ट जनगणना आपके कब हुआ? लास्ट जो जनगणना हुई थी आपके 2011 की हुई थी, उसके बाद नहीं आया। 2021 में होनी थी, लेकिन क्या हुआ, कोविड आने की वजह से जनसंख्या गणना नहीं हो पाई। अब अपन जनसंख्या प्रक्रिया की बातें अभी वर्तमान में चल रही है। तो जनसंख्या आगे देखें तो 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है ना वो कितनी है? भारत की जो जनसंख्या है वो 121 अरब करोड़। कितनी है? 121 अरब करोड़ है। कितनी है? 121 अरब करोड़ कितनी जनसंख्या है हमारी। और जनसंख्या की दृष्टि से जो पहला स्थान है वो आता है चाइना का, और दूसरा जो स्थान है वो है आपके भारत का। जैसे अभी तो हमारी क्या की जनसंख्या नहीं हुई है, अगर जनसंख्या होती तो रियल में हमारा क्या हो जाता, जनसंख्या में क्या हो जाता, पहला स्थान आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारी विश्व में जो रिपोर्ट्स निकल चुकी है उसमें बोला जा चुका है कि भारत की जो जनसंख्या है जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। लेकिन अभी क्या है कि जब तक हम अपनी जनगणना नहीं करेंगे तब तक हमें 2011 का जो जनगणना का डेटा है हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगली बात जो हम याद करें कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? आपके दूसरा स्थान देखने को मिलता है। लगभग विश्व की कितनी जनसंख्या आपके भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी जनसंख्या है जो आपके भारत में निवास करती है? वो आपके 17.5%। कितनी है? विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब देख लो क्षेत्र और जनसंख्या कितना डिफरेंस है। हम धरती पे कितना वो हो जाए, 2.4% एरिया पे कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17.5% जनसंख्या। तो देख लो हमें कितने साधनों की कमी है। वैसे भी हमारे इंडिया में लगभग संसाधनों की कमी भी देखने को मिलती है। तो लेकिन एक बात है, ग्रोथ रेट तो हमारी जो जनसंख्या की है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ना
जनसंख्या वृद्धि होना कोई नुकसान की बात नहीं होती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने से हमारे पास जो युवा जनसंख्या होती है वो अधिक होती है। उससे हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी देश का, अगर आर्थिक विकास का जो निर्धारण किया जाता है वो किससे किया जाता है, युवा जनसंख्या से ही किया जाता है। तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारी जो युवा जनसंख्या है, जो हम युवा पीढ़ी है, वो अपने देश के विकास में ना बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। अगर कोई पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है, वो है आपके भारत में। तो अपन तो युवा है और अपन के देश का विकास तो अपन को ही करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अब आसपास को छोड़ो और ऐसा सोचो मैं तो अपने देश का योगदान करूँगा। जनसंख्या का नहीं बोल रही हूँ, विकास का बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है जनसंख्या के स्तर पर। अब हम देखेंगे भारत का विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का विस्तार देखेंगे, वो कैसे देखेंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है, आपके अंडमान निकोबार द्वीप से। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप से शुरू होता है। वो आपके कितना होता है, 6 डिग्री 45 मिनट। उत्तरी अक्षांश से क्या होता है, शुरू होता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले भारत की मुख्य भूमि से अक्षांश का विस्तार कहाँ से होता है, भारत की मुख्य भूमि से होता है, वह होता है 8 डिग्री कितना 4 मिनट। कहाँ होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। तो भारत का जो दक्षिणी, मतलब आपको कोई पूछ ले कि मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपके हैं 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके मुख्य भूमि से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच देखने को मिलता है। अगर कोई पूछ ले आपके देशांतरीय विस्तार, आपको कोई देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो वो आपके 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। वो आपके 97 डिग्री 25 मिनट। अपन कौन से गोलार्ध में स्थित हैं, पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्वी गोलार्ध का क्या आ जाएगा, ईस्ट का ई आ जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना यहाँ नॉर्थ आ रहा है तो उधर साउथ आएगा, नहीं, नॉर्थ के बाद साउथ आएगा, नहीं। हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं और हमारा जो अक्षांशीय विस्तार में देखें तो हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उसका नॉर्थ लग रहा है। अगर देशांतरीय विस्तार में देखें तो हम पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हमारा उसका क्या लग रहा है, आपके ई लगा रहे हैं, यानी ईस्ट का ई लगा रहे हैं। तो वहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में हमारा विस्तार देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये है आपके अक्षांश। आपके जो ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है ना, इसको आधार मान के, इसको, ये आपके आधार है, इसको आधार मान के क्या है कि ध्रुवों की ओर खींची जाने वाली, ध्रुवों की ओर मापी गई कोणीय दूरी, ध्रुवों की ओर मापी गई कोणीय दूरी होती है। इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, आपके अक्षांश। किसको, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उसको आधार मान के आपके ध्रुवों की ओर मापी गई जो कोणीय दूरी होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है, आपके अक्षांश रेखा बोला जाता है। अक्षांश रेखा का जो इंपॉर्टेंट जो रोल होता है किसी भी क्षेत्र की, जैसे भौगोलिक विस्तार से वायुदाब हो गई, वर्षा हो गई, पवनों की दिशा हो गई, वहाँ की आर्द्रता हो गई, उसका निर्धारण किससे किया जाता है, आपके अक्षांशों से। तो इससे क्या किया जाता है, आपके भौगोलिक विशेषताओं का निर्धारण। किसी भी देश या क्षेत्र की भौगोलिक अगर विशेषताएं जाननी है तो वहाँ का हमें अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए, भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है। आपको ये बात ध्यान है कि भौगोलिक विशेषताओं में क्या आता है, तो आपके यहाँ जी पवनें आती है,
पवनों की दिशा, वहाँ की वायु, वायुदाब, तापमान हो गया, तापमान हो गया, उसके अलावा पवनों की दिशा, पवनों की दिशा और आर्द्रता। इन सब का जो निर्धारण किया जाता है वो किससे किया जाता है? अक्षांश रेखाओं से आपका है निर्धारण देखने को मिलता है। जो देशांतर है ना, देशांतर होते हैं ये ध्रुव से उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे जाने वाली जो लाइनें होती हैं उनको क्या बोला जाता है? आपके अक्षांश। और इनसे किसका निर्धारण किया जाता है? किसी क्षेत्र का जो स्थानीय समय होता है ना, क्या होता है? स्थानीय समय। स्थानीय समय का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है आपके। तो स्थानीय समय का जो निर्धारण किया जाता है आपके देशांतरों से किया जाता है। तो अपन वापस मैप पे चलते हैं। अगर कोई पूछ ले आपके कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो अगर कोई आपसे दक्षिणतम बिंदु के बारे में पूछ ले, अगर कोई आपके दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जो 6 डिग्री 45 मिनट में कौन सा बिंदु स्थित है? वो है आपके इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जिसको आपके पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पार्सन पॉइंट, पार्सन बिंदु। इसको बोला जाता है आपके पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन। अरे पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो अगर कोई पूछ ले तो वह है आपके इंदिरा पॉइंट है, जिसको पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट भी आपके बोला जाता है। अगर कोई पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु वो है आपके कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। ठीक है। अगर कोई पूछ ले भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है आपके इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है। तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है। अगर कोई पूछ ले पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? वह है आपके गुहरमोती। गुहरमोती ये आपके गुजरात में स्थित है। गुहरमोती ये कहाँ है? आपके गुजरात में स्थित है। कोई पूछ ले सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, वो है आपके किबितु गांव। किबितु कोई पूछ ले कि सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, वह आपके किबितु। कौन सा है? किबितु। किबितु कौन सा है? किबितु। आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है। इसको अब हम है ना एकदम अपन लाइन टू लाइन लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो हेडिंग डाल लेते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सही है? हाँ अब ये सही है। अपन इसमें देखेंगे अपन भारत का विस्तार। क्या देखेंगे? भारत का विस्तार। विस्तार, भारत का विस्तार देखेंगे। तो पहला देखेंगे कि कौन सा विस्तार देखेंगे?
अगर कोई भारत का विस्तार पूछ ले तो पहले हम लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? वैसे तो अपन ने देखा था कि 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले मुख्य भूमि से, तो अपन को ज़्यादा मुख्य भूमि वाला पॉइंट है, वैसे तो इस पे भी ध्यान देना है। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट स्थित है, कौन सा पॉइंट स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है आपके पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा है? यहाँ पे अगर कोई पूछ ले तो यहाँ पे कौन सा बिंदु स्थित है? दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। अगर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो है आपके इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आपके स्थित है। अगर कोई पूछ ले आपसे यहीं पे मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि से, अगर मुख्य भूमि की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं, कारण आप भी सोचोगे कि आप पढ़ाने में लगे। तो आप लोग पढ़ाई किया करो और आराम से। और एग्ज़ाम आपके लेबस असिस्टेंट के शायद तक मैंने सुना है आपके नवंबर या दिसंबर के आसपास है ना कंडक्ट करवाएंगे। तो आपके पास अभी खूब टाइम पड़ा है, आराम से जितना हो सके उतना एफर्ट डालिए। मैं आपको डेली की एक क्लास अपलोड करवा दूंगी, ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ आपकी 1 घंटे की क्लास होगी। 1 घंटे की क्लास है, दिन में तो 1 घंटा कहीं पे भी वेस्ट कर सकते हो, तो सिर्फ 1 घंटा इस क्लास के लिए निकाल लेना। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और एकदम ईजी और सब आसानी तरीके से। लेकिन एक बात है कि आप ट्रिक्स की बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। अगर ट्रिक्स हैं, आपको लगे हमें ट्रिक्स से याद करना है, तो मैं आपको ट्रिक्स लिखवा दूंगी साथ में। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि ट्रिक्स, चलो मैं आपको ट्रिक्स लिखा दी, आपको याद भी हो गई ट्रिक्स और आपको याद भी है अच्छे से, पर एग्ज़ाम का प्रेशर एक ऐसा टाइम होता है जब आप वहाँ पे बैठे रहते हो ना, तो दिमाग के तोते उड़े रहते हैं। और उस प्रेशर में अगर ट्रिक का एक भी शब्द भूल गए, ट्रिक का एक भी शब्द भूल गए, तो आपके सारी जो तैयारी होती है ना उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी गायब हो जाती है दिमाग से। क्योंकि हम एक एक शब्द से क्या होते हैं, वो नाम रट्टे रखे होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ट्रिक्स पे आप ना ज़्यादा डिपेंड रहे, थ्योरी आप ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। अगर ऐसा ना हो तो अपने किसी दोस्त का सहयोग ले, उसको एक टॉपिक दो, आप दोनों शाम को मिलके, अगर नज़दीक हो तो फिजिकल रूप से उपस्थित हो तो अच्छी बात है, दोनों मिलकर डिस्कशन करो। अगर वैसे नहीं हो पाता है तो फ़ोन पे कर लो, फ़ोन पे तो वैसे भी गप्पे लड़ाते रहते हैं, तो 1 घंटा वहाँ लिखा लो डिस्कशन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से यहाँ पे करें, ठीक है। अगर कोई मुख्य भूमि से पूछ ले, अब लिख लेते हैं अपन अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अपन लिखेंगे अब मुख्य भूमि से, ठीक है। मुख्य भूमि से वो है आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और यहाँ पे बिंदु कौन सा स्थित है, कौन सा बिंदु स्थित है यहाँ पे? दक्षिणतम बिंदु। साथ में आपके बिंदु लिखते चलते हैं ताकि आपके ये जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो आपके दक्षिणतम बिंदु है ओनली। अगर ओनली दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो लिखना है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे ना तो भी आपके क्या होगा, आपके वो होगा कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। तो ये आ जाएगा आपके उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? वो है आपके इंदिरा कोल। उत्तरी बिंदु कौन सा है आपके? उत्तरतम बिंदु, ठीक है, वो है आपके इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है। ये हो गया आपके अक्षांशीय विस्तार। ये क्या हो गया आपके
अक्षांशीय विस्तार। ये है आपके अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम देखेंगे आपके देशांतरीय विस्तार। क्वेश्चन देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, गलत लिख दिया मैंने, फिर भी कोई ना, आप समझ जाओगे, इतने तो समझदार हो ना। तभी तो मुझे देख के लगता होगा, आप सोच रहे होंगे मैडम आप जितना मुझे घोचू समझते उतना हूँ नहीं, मुझे पता है बहुत बुद्धिमान इंसान है। इतने बुद्धिमान की क्लास लेते लेते एक तो झपकी मार ही लेते हो, इतने इतने इनोसेंट हो आप लोग। तो शुरुआत करते हैं देशांतरीय विस्तार की। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो है आपके 80 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर से पश्चिमतम बिंदु कौन सा है 7 में, कौन सा है पश्चिमतम बिंदु, गुहर मोती, गुहर मोती कौन सा है, गुजरात में से। अगर कोई पूछ ले से कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, ये है आपके कौन सा है पूर्वोत्तम बिंदु। पूर्वोत्तम बिंदु है वो कौन सा आपके पूर्वोत्तम बिंदु, वो है आपके किबितु, किबितु। कुबितु कहाँ है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हो गया आपके देशांतरीय विस्तार। एक बार अपन मैप पे वापस चल लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई, कोई आपसे पूछे उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई है, वो है आपके 3214 मीटर किलोमीटर, ठीक है। बत्तीस 14 किलोमीटर है। अगर कोई पूछ ले पूर्व से पश्चिमतम की लंबाई, पूर्व से पश्चिमतम की लंबाई है वो आपकी कौन सी कितनी है 2933 किलोमीटर, कितनी है 2933 किलोमीटर है आपके किसकी लंबाई है, पूर्व से पश्चिमतम की लंबाई देखने को मिलती है। अगर आपसे कोई पूछ ले, कि 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है, तो इनके बीच में अंतर कितना है, तो आपके 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है, 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। यानी जो देश आपके अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है 30 डिग्री में, यानी भारत कितना है 30 डिग्री में आपका फैला हुआ है। और इतना अगर देशांतर में पूछ ले तो देशांतर में भी आपके यही है। अगर आपको कोई पूछ ले देशांतर में कितनी, तो 30 डिग्रियों का अंतर देखने को मिलता है। किसके बीच में 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच कितना है आपके, कितना देखने को मिलता है 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है, 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है, 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। अगर हम अगली बात करें आपके इसमें 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। अगर कोई पूछ ले, अभी हमने डिस्कस किया था कि उत्तर से
दक्षिणतम की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है? तो वो है आपके कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर कोई पूछे आपसे पूर्व से पश्चिमतम की लंबाई, पूर्व से पश्चिमतम की लंबाई पूर्व से अगर पश्चिमतम की लंबाई अगर आपसे कोई पूछ ले, वो है आपके 2933 किलोमीटर। तो आपको क्या क्या देखा था आज हमने? आज का सेशन यही समाप्त होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ा दिया तो आपके ही नींदे तोते उड़ जाएंगे, आप ही चले जाओगे उठ के, बोरिंग सी लगने लग जाएगी क्लास। तो हमें क्लास को धीरे धीरे करके इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलना है। तो अपन सिर्फ 1 घंटे की रिकॉर्ड करेंगे और आसानी से आप पढ़ सको। तो हमने क्या क्या देखा, ये अपने आज सब कुछ देखा। हमने साइज ऑफ आपके स्थिति देख ली, लोकेशन देख ली, उसकी मतलब स्थिति देख ली, और आकार देख लिया, उसमें जनसंख्या क्षेत्रफल देख लिया, और हमने विस्तार देख लिया। कल हम जो देखेंगे इसमें दोहे, करक और मानक समय वगैरह, और फिर हम बॉर्डर वगैरह वो सारी चीज़ देखें। पर ये चैप्टर आपका बहुत छोटा है। सबसे बड़ा जो चैप्टर होगा आगे भौतिक प्रदेश होगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी वही है, और पॉइंट भी आपके अच्छे वहाँ से मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एंड प्रेशर लेके तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आराम से मस्त होके, मस्त मौला मगन जो भी आपका मन करे ना वैसे होके पढ़िए। जितनी मस्ती कर करके पढ़ना है ना, बस पढ़िएगा ज़रूर। ये मस्ती कर करके भी पढ़ने का मन करे ना, पढ़ना ज़रूर, ठीक है ना। तो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।